अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम मैथ्स लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं। तो मैथ्स लेक्चरशिप की तैयारी के लिए हमने क्या किया है, जितनी भी हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम से हमने उन एग्ज़ाम्स की कलेक्शन बनाई है। इस तरह से हमने कलेक्शन बनाई है कि हमारे पास पीपीएससी का एग्ज़ाम है, केपीके का है, एसपीएससी का है, बीपीएससी का है, एफपीएससी का और एचईके का है। तो हमारे पास जितने भी उन एग्ज़ाम्स में कम्प्लेक्स एनालिसिस के एमसीक्यूज़ आए हुए थे, हमने उन एमसीक्यूज़ की कलेक्शन बना के उन एमसीक्यूज़ को हमने डिस्कस करना है। तो यानी कि ये आपके पास सारे के सारे पास्ट पेपर्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के। अब इन पास्ट पेपर में हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे कम्प्लेक्स एनालिसिस के। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, यानी कि 11 से लेकर 20 तक एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि हम जब वो इस टाइप के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो स्टूडेंट की डिमांड पे बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर किया करें ताकि सब स्टूडेंट्स को इस टाइप के बेस्ट से बेस्ट लेक्चर्स मिल सकें। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी बहुत से इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स मिल सकें। ठीक हो गया। इसके अलावा अपना फीडबैक मस्त दिया करें कि आपको लेक्चर किस तरह से लग रहा है, कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है, MCQ नंबर 11 है। u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू एक्स कॉज ऑफ वाई इक्वल्स टू दिस वन। मतलब आपके पास क्या होगा, u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू एक्स कॉज ऑफ वाई। ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, ये हार्मोनिक फंक्शन है, एनालिटिक है, नॉट हार्मोनिक है या नन ऑफ दीस है। अब आपको पता है अगर फंक्शन हार्मोनिक हो जाए, सबसे पहले तो हम हार्मोनिक और नॉट हार्मोनिक को चेक करेंगे। फंक्शन हार्मोनिक कब होता है, जब लप्लास आपके पास जो है लप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो। अब लप्लास इक्वेशन क्या होती है, लप्लास इक्वेशन होती है पार्शियल स्केयर u बाय पार्शियल एक्स के प्लस पार्शियल स्केयर u बाय पार्शियल वाई के। यानी कि ऐसा हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। सबसे पहले हमने u ऑफ एक्स वाई के सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर लेंगे, देन सेकंड ऑर्डर पे जाएंगे, यानी कि पार्शियल u बाय पार्शियल एक्स इक्वल किसके आ जाएगा, ई रेज़ टू एक्स कॉज ऑफ वाई। एंड इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास पार्शियल के u बाय पार्शियल एक्स के इक्वल टू ई रेज़ पावर कॉज ऑफ वाई आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो ई रेज़ बाय एक्स आ जाएगा, तो कॉस ऑफ वाई एज इट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड हमने पार्शियल्स के यू बाय पार्शियल वाइज के भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने लप्लास इक्वेशन भी तो इसमें लगानी है। तो लप्लास इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होती है तो देन हमारे पास फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक होता है। अगर लप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता है, हार्मोनिक नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और हम यहाँ पर पुटिंग कर देंगे। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास लप्लास इक्वेशन है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। लप्लास इक्वेशन जब सेटिस्फाई होती है तो आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, जो कि इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इट मीन्स के ये आपके पास जो u ऑफ एक्स वाई है ये कौन सा फंक्शन है, ये हार्मोनिक फंक्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 12 है। MCQ नंबर 12 में क्या है, द काशी-रीमान इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट z। अगर CR इक्वेशन एक पॉइंट z पे सेटिस्फाई होती है, बट द फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स टू u ऑफ एक्स वाई प्लस योटा v ऑफ एक्स वाई कैन बी एट z पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस होगा या नन ऑफ दीज होगा। अब देखिए आपके पास क्या है कि अगर फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तो फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक भी होता है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन एनालिटिक है, और एनालिटिक फंक्शन CR इक्वेशन को मस्ट सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होते हैं वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अब इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन में थ्योरम देख लेते हैं कि आपके पास एक थ्योरम है, सपोज f ऑफ g इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट z0। अगर फंक्शन एक पॉइंट z0 पे डिफरेंशिएबल है, देन CR इक्वेशन यानी कि काशी-रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट z0। अगर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट z0 पे, तो उस पॉइंट z0 पे CR इक्वेशन भी मस्ट सेटिस्फाई करेगी। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब इसका कन्वर्स ही बेसिकली हमें MCQs में पूछा गया है। MCQs में क्या पूछा गया है कि आपके पास एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन मैं ले लेती हूँ, ठीक है, वो फंक्शन जो है किसी पॉइंट z0 पे यानी कि उसकी काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कहते हैं इस फंक्शन पे क्या कर रहा है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन कहाँ पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ओरिजिन पे,
यानी कि जी इक्वल किसके है, ज़ीरो के है। यानी कि ये जो फंक्शन है ये किसी पॉइंट पॉइंट जी है, जी कौन सा पॉइंट हमने लिया, ओरिजिन। ये जो फंक्शन है ये ओरिजिन पे क्या है, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन ये ओरिजिन पे ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी कि बात क्या पिक करें आप बात इस तरह से पिक करें कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सीआर इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई होती है, लेकिन अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन में भी डिफरेंशिएबल हो, मे बी नॉट हो। यानी कि आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या बनती है, फिर करेक्ट ऑप्शन बनती है कि नॉन डिफरेंशिएबल। मे बी के डिफरेंशिएबल आ भी सकता है, लेकिन हमें फंक्शन डिफाइन नहीं है। फंक्शन अगर स्पेसिफिक होता तो फिर और बात थी, लेकिन फंक्शन हमने इन जनरल लेना है तो कोई फंक्शन ले सकते हैं। तो हमने एक ऐसी एग्जांपल ले ली जिससे सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन वो फंक्शन ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 13 है। एमसीक्यूज नंबर 13 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक इन द कम्प्लेक्स प्लेन। आपके पास कौन कौन से फंक्शन एनालिटिक होते हैं आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। ऐसे फंक्शन जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो तो एनालिटिक होते हैं कम्प्लेक्स प्लेन में, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, एंटायर फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें कौन सा फंक्शन गिवन है, जी कॉन्जुगेट। जी कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स माइनस योटा वाई होता है ना, क्योंकि जी इक्वल होता है एक्स प्लस योटा वाई के, और जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, एक्स माइनस योटा वाई के। और ये जो आपके पास फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं होता कम्प्लेक्स प्लेन में। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास जो फंक्शन है 2x प्लस योटा एक्स वाई के, आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और आपके पास एफ ऑफ जी इक्वल टू जी इसके, यानी कि जी आपके पास क्या है, एक्स प्लस योटा वाई है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपके पास एक पोलिनोमियल बनेगी। यानी कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, ये दोनों यानी कि 0.2 और 3 वाला, ये दोनों फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो वो एंटायर फंक्शन होते हैं, यानी कि पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं। यानी कि ऑप्शन 2 और 3 आपके पास ये दोनों क्या हैं, एनालिटिक फंक्शन है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है, जिसमें 2 और 3 की ऑप्शन है कि ये दोनों फंक्शन क्या है, एनालिटिक है कम्प्लेक्स प्लेन में। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14 है, इफ़ एफ ऑफ जी इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन ऑफ कॉची इक्वेशन। अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ जी क्या है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो सी आर इक्वेशन आपके पास किसके इक्वल होगी। अगर फंक्शन कांस्टेंट है आप सी आर इक्वेशन लगा सकते हैं। आपको पता है यू एक्स इक्वल टू वी वाई होता है एंड वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई। तो ये आपके पास सी आर इक्वेशन है। इस सी आर इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो सी आर इक्वेशन यानी कि काशी इक्वेशन क्या होगी, ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि आप जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लिया जाए तो वो ज़ीरो आ जाती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15 है, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर जी एक आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स ऑफ जी इक्वल किसके आएगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स ऑफ जी। यहाँ पर आता है डी बाई डी सी, मिस्टेक है आई थिंक, और डी बाई डी जी कॉस इनवर्स ऑफ जी इक्वल आता है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी के। यहाँ पे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला है सिंपल, कॉस इनवर्स ऑफ जी का, कॉस इनवर्स ऑफ जी के साथ देखा जा सकता है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के साथ देखा जा सकता है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, अगर आप एक्स के साथ देखें। इसी तरह से जी के साथ देख सकते हैं, इसी तरह से वाई के साथ देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपने जो डेरिवेटिव्स के मतलब डेरिवेटिव्स हैं डिफरेंट फंक्शंस के, वो आपने डेरिवेटिव्स से याद कर लेने हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स भी आपने याद कर लेने हैं कि डेरिवेटिव भी आप मतलब पेपर में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, तो आपने इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 16 है, इफ़ W इक्वल्स टू एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 1 प्लस सी ओवर 1 माइनस सी, देन एफ ऑफ जी इज़ नॉट एनालिटिक एट, किस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के पोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि जो इस फंक्शन के पोल्स होंगे उन पे उस मतलब उन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। फंक्शन आपके पास क्या है, 1 प्लस सी ओवर 1 माइनस सी है। अब इस फंक्शन के पोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर क्या है, 1 माइनस जी है, जिसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है, जिन पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17 है, इफ एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूस इन अ सिंपली कनेक्टेड रीजन आर। आपके पास एक रीजन आर है, दिस वन, एक रीजन हम ले लेते हैं आर। इस रीजन आर में एफ ऑफ जी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। एंड इफ इंटेग्रल एफ ऑफ जी डी सी इक्वल किसके होना चाहिए, जीरो के होना चाहिए, अराउंड एवरी सिंपल क्लोज कर्व इन रीजन। एक रीजन के अंदर एक सिंपल क्लोज कर्व है सी। इस क्लोज कर्व सी के अंदर, इस क्लोज कर्व सी के अंदर इंटेग्रल, यानी कि आपके पास क्या है, कंटूर सी है आपके पास, इसमें फंक्शन एफ ऑफ जी डी सी का जो इंटेग्रल है वो इक्वल किसके आना चाहिए, जीरो के आना चाहिए। किसके अंदर, इस कंटूर, क्लोज कंटूर के अराउंड, यानी कि इसके हर पॉइंट पे क्या हो, आंसर हमारे पास क्या हो, जीरो आए। देन एफ ऑफ जी इज एनालिटिक इन रीजन आर। देन फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है रीजन आर में। ये किस तरह की स्टेटमेंट है, ये हमने बताना है यहाँ पर। यानी कि पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए या जितने भी आपके पास एग्ज़ाम्स हैं, उनकी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, उनके टेस्ट की तैयारी के लिए आपने थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को भी याद रखना है। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है। एक रीजन आर में, रीजन आर आपने बनाया, उसमें फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। और आपने क्या किया है, इस रीजन आर के अंदर एक आपने सिंपल क्लोज कर्व ले लिया सी। इस क्लोज कर्व के हर पॉइंट पे ये फंक्शन का जो इंटेग्रल है वो क्या आना चाहिए, इक्वल्स टू ज़ीरो आना चाहिए। यानी कि अगर फंक्शन का इंटेग्रल हर पॉइंट पे, कंटूर, क्लोज कंटूर सी के हर पॉइंट पे अगर फंक्शन का इंटेग्रल ज़ीरो आ जाता है, इट मीन्स कि वो फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है उन सारे पॉइंट्स पे। क्योंकि हमने क्या किया था, काशी फंडामेंटल थ्योरम हमने पढ़ा था। अगर काशी फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर फंक्शन, जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का इंटेग्रल जीरो आ जाता है, बेसिकली वो पॉइंट्स क्या होते हैं, उस फंक्शन के एनालिटिक पॉइंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एंटायर फंक्शन का जो इंटेग्रल है वो इक्वल टू जीरो आता है। इसी तरह से एनालिटिक फंक्शन जो होते हैं, जिन पॉइंट्स पे वो एनालिटिक होते हैं, उन पॉइंट्स पे फंक्शन का इंटेग्रल क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो देन आपके पास क्या है, उसने क्या बोला है कि फंक्शन क्या है, एनालिटिक है रीजन आर में। तो ये किस थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये है मोरेज़ास थ्योरम की स्टेटमेंट। यानी कि ऑप्शन में बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18 है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ जी इक्वल्स टू 1/g माइनस अयोटा, 1/g माइनस अयोटा। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होती है, इनपुट। यानी कि इस फंक्शन में आप कौन कौन से नंबर्स पुट कर सकते हैं। जैसे कि हम कम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास डोमेन सेट क्या होगा, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी कि सी होगा। अब इस फंक्शन की डोमेन क्या हमने बतानी है, इस फंक्शन की डोमेन वो सारे नंबर्स होंगे जिस पे फंक्शन डिफाइन हो जाए। अब जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, वो इस फंक्शन की यानी कि वो हम कम्प्लेक्स नंबर्स में से निकाल देंगे, यानी कि वो बेसिकली इस फंक्शन की डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। अब किन पॉइंट्स पे फंक्शन जब वो डिफाइन नहीं होगा, अगर मैं इस फंक्शन में 1/g की जगह मैं क्या पुट करती हूँ, मैं कहती हूँ कि g इक्वल है अयोटा के, यानी कि g की जगह अयोटा माइनस अयोटा, जी की जगह मैंने अयोटा पुट किया, अयोटा माइनस अयोटा क्या हो चुका, जीरो होगा। और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यानी कि जी इक्वल्स टू अयोटा पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स में से अयोटा को माइनस कर देते हैं। फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर, जितने भी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनमें से जस्ट आपने क्या करना है, अयोटा प्लस अयोटा को माइनस कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 19 है, एवरेज डिफरेंशिएबल फंक्शन इज, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो वो क्या होगा, वो एनालिटिक फंक्शन होगा, एंटायर होगा, सिंगुलर होगा, या नन ऑफ दिस। अब देखिए आपके पास कंटीन्यूअस फंक्शन हो, देन डिफरेंशिएबल हो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो वो फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक भी होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक भी होता है। यानी कि अगर फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए तो वो उन पॉइंट्स पे मस्ट एनालिटिक होता है। ठीक है, यानी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, इज एन एनालिटिक फंक्शन। यानी कि ऑप्शन में ए क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। ये भी वेल नोन आपके पास स्टेटमेंट है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 20 है, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यूज है।
इस एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले आपको अगेन बता दूं कि आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्त करें, ठीक है। चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको और भी बहुत से इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स मिल सकें, और शेयर मस्त किया करें और अपना फीडबैक भी मस्त दिया करें। तो हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 20 है। द फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ कि आपको पता है कि जी इक्वल किसके होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई के, सॉरी एक्स प्लस आयोटा वाई के। लेकिन जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई के। अब आपके पास फंक्शन क्या है, साइन ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई। तो एक्स माइनस आयोटा वाई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, जी कॉन्जुगेट लिख सकती हूँ। अब आपको पता है कि जी कॉन्जुगेट जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो साइन ऑफ जी कॉन्जुगेट भी क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। आप बेशक इसकी एनालिटिसिटी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी आप डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह देखें, सारे के सारे पॉइंट्स देखें, तो ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि इसकी लिमिट का जो आंसर होगा वो यूनिक नहीं आएगा। यानी कि ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।